गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय के शैक्षणिक विचार और उनके संपत्ति से संबंधित जो विचार थे। राजा राम मोहन राय एक प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन भी किया और कई धर्मों व संस्कृतियों का अध्ययन करने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया वो उनका जो परंपरागत जो आग्रह थे उनसे बिल्कुल अलग था। भारतीय शिक्षा को भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों व जनजागृति का माध्यम बनाना चाहते थे। उन्होंने ये माना कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों तथा विदेशी भाषाओं के ज्ञान से यदि हम अलग रखते हैं तो वो गलत होगा। उनका मानना था कि यदि भारतीयों को शिक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों की जनता के समकक्ष लाना है तो हमें मध्ययुगीन जो शिक्षा प्रणाली है उसको छोड़ करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना होगा। उन्होंने भारतीयों के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने को आवश्यक माना और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें गणित, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना सभी विषयों को शामिल किया जाए। तो यहाँ आप देखते हैं कि उन्होंने उस समय में भी मैथमेटिक्स और साइंस एंड नेचर साइंस, तीनों साइंस की बात की और यहाँ उन्होंने किसी दर्शन की बात नहीं की। यहाँ उन्होंने साइंटिफिकली मेथड की बात की। मैथमेटिक्स जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, नेचर जो प्राकृतिक विज्ञान है वो साइंस से रिलेटेड है और केमिस्ट्री पूरा का पूरा साइंस से संबंधित है। उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा के विकास का सैद्धांतिक समर्थन मात्र नहीं किया बल्कि उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की। 1816 से 1817 के बीच में उन्होंने कैलकाटा में एक स्कूल की स्थापना की, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जिसका पूरा का पूरा खर्चा भारतीय उठाते थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत की शिक्षा के लिए खर्च होता था उसमें सिर्फ संस्कृत के लिए पैसा खर्च होता था। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सिर्फ संस्कृत से जोड़ना उचित नहीं है। जब तक हम किस विकास, विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण की बात नहीं करेंगे तो संस्कृत से हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन करते हुए उन्होंने ये माना कि हम पश्चिम का तो ज्ञान प्राप्त करें लेकिन अपने जो प्राचीन ग्रंथ है, जो अपना प्राचीन साहित्य है या जो प्राचीन जो दर्शन है उसके अध्ययन को हम ना छोड़ें, मतलब उसका अध्ययन भी हम करते रहें। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान को स्वीकार किया, उसके साथ साथ बंगाली भाषा के ज्ञान पर भी उन्होंने जोर दिया, संस्कृत के ज्ञान पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देश के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि हमें अंग्रेजी सीखनी है तो हमें हिंदी भी सीखनी है, यदि हमें साइंस पढ़नी है तो हमें संस्कृत भी पढ़नी है। यहाँ उनका जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था वो मध्यम मार्गी था। ना हम पूरी तरह अंग्रेज बनकर के रहें, ना ही हम पूरी तरह संस्कृत पर डिपेंड करें। एक आधुनिक दृष्टिकोण था, एक मध्यम दृष्टिकोण था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा के प्रति जो भावना है वो सबसे, शिक्षा जो है वो अनिवार्य, वो निःशुल्क होनी चाहिए और स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों को जब हम देखते हैं तो हम उनको किसी भी समाजवादी या किसी भी पूंजीवादी वर्ग में नहीं डाल सकते हैं। कैपिटलिज्म जहाँ पूंजी सबसे ऊपर होती है और समाजवाद वहाँ जब व्यक्ति गौण हो जाता है और समाज सबसे ऊपर चला जाता है, ऐसी फीलिंग्स हमें नज़र नहीं आती हैं। ना तो वे आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन करते थे, ना ही उन्होंने यूरोप में लोकप्रिय हो रहे समाजवादी विचारों का समर्थन किया था। उन्होंने माना कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार व संविदा करने के परंपरागत अधिकार से संस्कार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वो व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों को सरकार के द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित किया जाना गलत है। इससे स्पष्ट हम मान सकते हैं कि वे संपत्ति के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे और उन्होंने स्त्रियों पुरुषों के मध्य भेदभाव समाप्त किए जाने पर भी बल दिया था। मतलब स्त्री भी जो है वो संपत्ति की अधिकारिणी है। राजा राम मोहन राय जमींदारी की प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि जमींदारों के द्वारा कृषकों का शोषण नहीं होना चाहिए। जमींदारी प्रथा में सुधार करके कृषकों को जमींदारी व रैयतवाड़ी प्रथाओं से शोषण से बचाने
का प्रयत्न करते थे। उन्होंने माना कि लगान की दर निश्चित करने में ज़मींदार को खुली छूट जो दी जाती है वो उचित नहीं है। ज़मींदार जो है वो निश्चित करता है कितना उसको लगान लेना है, जबकि ये नहीं होना चाहिए और ये जो अधिकार है ज़मींदारों का वो समाप्त किया जाना चाहिए। राजा राममोहन राय ने पूंजी के निवेश के निर्गमन को समाप्त करने की कोशिश की। उनका मानना था कि विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार कर धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं वे भारत में ही यदि पूंजी का निवेश करते हैं तब तो उचित है। इससे क्या होगा कि भारत का सुदृढ़ औद्योगिकरण होगा, क्योंकि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं था। भारत के आर्थिक संसाधनों पूंजी का निष्क्रमण रोकने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, पर ऐसा हो नहीं पाया और उन्नत साधनों व तकनीक से भारतीय आर्थिक व्यवस्था का लाभप्रद बनाना उनके लिए संभव नहीं हो सका। विदेशियों को भारत में बसाने के सुझाव का काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि राय जो है वो भारतीय आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर विदेशियों की प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहते थे, अपितु वे भारत में जो है विदेशी व्यापारी को ला करके व्यापार में पूंजी लगवाना चाहते थे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग बन सकती थी, जबकि होता उल्टा था। भारत में व्यापार होता था और वो लोग पैसा कमा करके बाहर चले जाते थे, वापस चले जाते थे। तो ऐसे में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खोखली होती चली गई थी। उनका मानना था कि यदि वे भारत में रह करके निवेश करते हैं और भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो यहाँ की जनता को रोजगार प्राप्त होगा, जबकि इससे उल्टा हुआ करता था। तो हम टोटली ये कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक रहे। उन्होंने शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन किया, उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया, उन्होंने स्त्री को सर्वोपरि माना और स्त्री की स्वतंत्रता पर भी बल दिया। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।